नमस्कार दोस्तों, पीटीटी 2025 शिक्षण अभिरुचि की हूबहू छपने वाली क्लास लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर शिक्षण अभिरुचि की अभी आपने बैच नहीं लिया तो शिक्षण अभिरुचि की ऐसी ट्रिक्स दे दीजिए हमें ताकि हम शिक्षण अभिरुचि में अच्छे से अच्छे कर सकेंगे। तो उसी के अनुरूप मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बदौलत आप शिक्षण अभिरुचि में 50 में से 48 49 नंबर बहुत ही आसानी से ला सकते हो। लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो शर्तें आपको फॉलो करनी होगी। इसलिए आपके सिलेबस में शिक्षण अभिरुचि रखी गई है ताकि वो जो है उन शर्तों पर आप खरा उतरो। तो कौन कौन सी शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी है एग्जाम हॉल में, तो बिना देरी के साथ करते हैं शुरुआत। तो पहले प्रश्न आपके सामने, जैसे जैसे प्रश्न चलेंगे मैं आपको बताऊंगा वो ट्रिक्स, वो शर्तें हैं जिसकी बदौलत आप शानदार अंक अर्जित करोगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षण की परियोजना पद्धति होती है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, या आपके रहेगी प्रोजेक्ट केंद्रित या बाल केंद्रित। देखिए शिक्षण परियोजना पद्धति किस पर निर्भर रहती है, तो इसका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हमेशा देखिए क्वेश्चन पढ़ना है फिर दो ऑप्शनों को काटना है। ये मैंने पहली क्लास, कुल मैंने शिक्षण अभिरुचि की ये तीसरी क्लास है, दो में मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। ये तीसरी और अंतिम क्लास है आपके पीटीटी एग्जाम देने से पहले की। तो देखिए आपको याद रखना है पूरे ऑप्शन में से सही कभी नहीं करना है, पहले करना है जो गलत है यहाँ। तो गलत कौन सी है दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए शिक्षण परियोजना है पाठ्य पुस्तक शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित तो कैसे हो सकती है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना है ना कि शिक्षक स्वयं पढ़ेगा, तो शिक्षक को तो यहाँ पर कट जाएगी। और क्या रहेगी फिर, प्रोजेक्ट विधि दोस्तों बालक स्वयं करता है, ये शिक्षण केंद्रित की परियोजना नहीं रहती है। तो इसका सही और सटीक क्यों उत्तर रहेगा दोस्तों, इसका बाल केंद्रित रहेगा। जैसे ही मान लीजिए आपके ये और ये इन दोनों में आप कंफ्यूजन हो गए तो कोई बात नहीं, उत्तर में संभावना देने के लिए 50-50% संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार से उत्तरों को हल करना, इसका सही उत्तर होगा बाल केंद्रित। शिक्षक परियोजना दोस्तों बालक के अनुरूप होगी। आप पहले तो क्या है, खुद को शिक्षक मानना है। कभी भी एग्जाम हॉल में बैठो शिक्षण अभिरुचि कर रहे हो तो उस समय खुद को बच्चा नहीं मानना है, खुद को शिक्षक मानना है। अगर आप कोई शिक्षण परियोजना बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, मैं आपसे नॉर्मल पूछता हूं कि आप एक शिक्षक हो, मैं कहूंगा कि आपको शिक्षण परियोजना बनानी है तो आप किसके लिए बनाओगे, खुद के लिए बनाओगे या कोई शिक्षक या किसी बालकों के लिए। तो आपको बालकों के लिए बनानी है, बच्चों को पढ़ाना है आपको, किसी दूसरों को नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रकार से उत्तर निकालने की कोशिश कीजिएगा। शिक्षण अभिरुचि में बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा इसको क्या है समझना आवश्यक होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। शिक्षार्थियों यानी बालकों को ज्ञान तो आप सिखाओगे, लेकिन इसके साथ और क्या सिखाना चाहिए, चलिए जानते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग करना, या डी ये सभी। तो अब आपको क्या करना है, खुद को शिक्षक मानना है। चलिए आप एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि आप शिक्षक हो, तो आप क्या करोगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बच्चों को मोटिवेट करोगे, तो बिल्कुल करना तो सही है। डिमोटिवेशन क्यों करोगे, नकारात्मक ऊर्जा उन्हें क्यों दोगे, सकारात्मक दृष्टिकोण दोगे, तो ये तो बिल्कुल अभी सही लग रहा है। फिर आगे देखिए, विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन न खोना, यानी जब परिस्थितियां आपके अंदर बालक के अंदर नहीं होती हैं, परिस्थितियों से विपरीत लड़ रहा होता है बालक, उस समय आप उसको संयम और संतुलन देने की भावना विकसित करेंगे, तो बिल्कुल करना चाहिए। एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व है। समय का सदुपयोग यानी स्कूल समय पर आना, समय पर जाना, होमवर्क समय पर करना, जो शिक्षक दिया जा रहा है उसको पूर्णतः समय के साथ समायोजित करना जरूरी है, तो डी लगा दीजिए ये सभी। और एक और ट्रिक, जब भी देखिए ऑप्शन में उपयुक्त सभी या ये सभी आए ना, तो वहां पर 100% 99% वो ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए एग्जामिनर को ये सभी या उपयुक्त सभी कब देना पड़ता है, जब तीनों ऑप्शन सही हो तभी वो ऑप्शन में देता है। अगर उसके पास मान लीजिए सारों विकल्प है तो वो उपयुक्त सभी क्यों दे रहा है, 4 विकल्प दे सकता है, लेकिन जब उसके पास तीनों सही होते हैं तब इसको बसाने के लिए उपयुक्त सभी एग्जामिनर हमेशा देता है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए, खुद को शिक्षक मानना है, उपयुक्त सभी या ये सभी आते ही आपको वो करना है। और तीसरी सबसे बड़ी बात रहेगी, अगर आपको कहीं दंड मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा दोस्तों 99% शिक्षण अभिरुचि में। और एक ऑप्शन होता है दोस्तों कारण जानने का प्रयास करेंगे। एक ऑप्शन आता है कि बच्चों के लिए मान ले कोई भी प्रश्न हो, उसमें एक ऑप्शन आता है कारण जानने का प्रयास करेंगे, तो वो हमेशा सही होता है 99%, 1% संभावनाएं रहती हैं। चलिए, तो ये कुछ बातें शिक्षण अभिरुचि की आपको याद होनी चाहिए, मन मस्तिष्क में कंठस्थ होनी चाहिए। चलिए, अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या है दोस्तों, छात्रों को पढ़ाने में लगाना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा को सर्वोन्मुखी बनाना, या छात्रों की परीक्षा पास करने
योग्य बनाना। तो देखिए शिक्षक का वास्तविक कार्य, यानी ये कार्य तो शिक्षक के सभी हैं, लेकिन जो प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, छात्रों को पढ़ाने लगना, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्मुखी विकास करना। तो देखिए इसमें सबसे बेहतर विकल्प कौन आया दोस्तों, तो सी रहेगा, छात्रों की प्रतिभा। यानी कोई छात्र वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई फुटबॉलर बनना चाहता है, कोई कवि बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसकी प्रतिभा एक शिक्षक को पता चल जाती है, तो उसका उसी अनुरूप विकास करना ही शिक्षक का वास्तविक कार्य होता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी मॉडल बनाता है विज्ञान से संबंधित, तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना चाहिए शिक्षक को, उसकी सहायता करनी चाहिए। कोई मान लीजिए खेल कूद में जो है वो सर्वांगीण विकास बहुत ही अच्छा से खेल खेलता है, तो उसको खेल की दृष्टि से उन्नति देना चाहिए। ये शिक्षक का प्रमुख कार्य है। खुद को शिक्षक मानना है, शिक्षण अभिरुचि आपके हाथों में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों की शिक्षा में ये अधिक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में सही आदतें डाली जाए, बच्चों को पर्याप्त स्नेह या प्यार दिया जाए, या बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। बच्चों की शिक्षा में सर्वाधिक आवश्यक कौन सा है दोस्तों? बच्चे को गलत काम करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ हद तक दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी, दंड शब्द आते ही वो ऑप्शन नहीं होगा 99%, तो ये तो होगा नहीं। बच्चों में सही आदतें डाली जाए, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों को पर्याप्त स्नेह या प्यार दिया जाए, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण विकास किसे कहते हैं दोस्तों? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से बच्चों का विकास होता है, संपूर्ण शरीर का विकास होता है, उसे सर्वांगीण विकास कहते हैं। तो सर्वांगीण विकास आपका बच्चों का होने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है शिक्षा का। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण उत्तम है? भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, या पाठ्य पुस्तक विधि? देखिए प्रश्न को अगर उत्तर नहीं निकल रहा है ना, उत्तर आपका अगर नहीं निकल रहा है शिक्षण अभिरुचि में, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में कुछ जो पॉइंट होते हैं उसको पकड़ना है। मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मुझे ये प्रश्न, इसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो मेरे पास विकल्प क्या रहेगा? मुझे पुनः प्रश्न पढ़ना है। पुनः प्रश्न पढ़ने में मुझे एक ऐसा वर्ड पकड़ना है, 1-2 प्रश्न में ऐसे पॉइंट पकड़ने हैं जिससे मैं इसको अटैच कर सकता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर पकड़ सकता हूँ। तो कैसे पकड़ोगे? तो देखिए ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं दोस्तों, शर्तें होती हैं जो शिक्षण अभिरुचि में लगती हैं, उसको समझ गए वो बच्चा सिलेक्शन ले जाएगा। चलिए, वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए यहाँ पर मैं एक वर्ड पकड़ रहा हूँ, देखिए पूरा प्रश्न है लेकिन वास्तविक अनुभव, देखिए इसको पकड़िए। वास्तविक अनुभव का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आप खुद सोचिए। वास्तविक अनुभव, वास्तविक मतलब जहां जिस जगह पर आप अनुभव ले रहे हो। जैसे कि मैं उदाहरण करने के लिए आपको पूछ लूँ, आपके मान लीजिए कोई शहर में मेहरानगढ़ दुर्ग आपने सुना होगा, जोधपुर में स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग, आपने देखा होगा। अब मैं आपको कहूँ कि एक तो घर पर बैठ के मेहरानगढ़ दुर्ग की तस्वीरें देखिए, और एक मैं कहूँ कि आप मेहरानगढ़ दुर्ग जाकर तस्वीरें, मतलब माफ कीजिए, मेहरानगढ़ दुर्ग जाकर आप वहाँ घूमिए, देखिए राजा महाराजा की किस प्रकार से गोले तोपे वगैरह वहाँ पड़ी हैं। तो मुझे बताइए आप कि ये क्या है आपका? घर बैठे तस्वीरें देखना या मेहरानगढ़ जाकर वास्तविक रूप से अनुभव लेना? तो आप कहोगे सर मेहरानगढ़ जाते हैं हम और वहाँ पर तस्वीरें वगैरह सभी देखते हैं, वो हमारा वास्तविक अनुभव रहेगा। तो आप मेहरानगढ़ क्या घर बैठे चले गए? आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भ्रमण करना पड़ेगा। तो भ्रमण विधि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तो एक एक वर्ड को पकड़िए। मैं सिर्फ यहाँ प्रश्न सॉल्व कराने के लिए, शिक्षण अभिरुचि के लिए नहीं आया हूँ दोस्तों। छात्रों के यही मैंने 3 ईयर से मैंने पीटीटी बेस चलाए हैं इसी यूट्यूब पर। तो इस बार मैं रीट मेंस में फंसा हुआ हूँ, रीट मेंस के बेस में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैंने पीटीटी की तैयारी नहीं करवाई। लेकिन मैं आपको इन छोटी सी क्लासों में आपको बहुत कुछ सिखाने का प्रयत्न करता रहूँगा ताकि आप शिक्षण अभिरुचि में अच्छे अंक प्राप्त। मैं आप यहाँ पर 100 क्वेश्चन करवा दूंगा शिक्षण अभिरुचि के लिए। क्या वो 100 क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो ठीक है, नहीं आए तो क्या आपका समय व्यर्थ होगा? बिल्कुल आपका समय व्यर्थ होगा। तो मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर 10-15% लेकर आऊँगा। 10-15% ये अंतिम क्लास है दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की। तो इस 10-15 क्वेश्चन में ऐसा कुछ सिखा जाऊँगा कि आप 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि में 50 क्वेश्चन आए वो कर सकोगे। ऐसा मैं आपको जो है वो ट्रिक्स और शर्तें दे दूंगा जिससे आप 50 क्वेश्चन कर पाओगे। मेरा उद्देश्य आपको सार्थकता के साथ शिक्षा ग्रहण करवाना है, ना कि आपको रटंत बनाना है। तो देखिए इसका सही भ्रमण विधि हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि क्या होती है दोस्तों, एक बार आप समझ लीजिए, अगर एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए प्रोजेक्ट, हम जो है 9th-10th में हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके लिए क्या है फोटो वगैरह चिपकाते हैं, वो क्या होती है स्वयं करते हैं। इसमें शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शन कहता है, शिक्षक कहता है ये करो वो करो, सब हम ही करते हैं।
फिर है भाषण विधि, अध्यापक बोलता है। पाठ्य पुस्तक विधि दोस्तों, पाठ्य पुस्तक तभी काम करते हैं जब शिक्षक पढ़ाता है, तो इसका सही उत्तर होगा भ्रमण विधि। इस प्रकार से उत्तरों को निकालिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों? बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, बालकों की अभिरुचि या प्रवृत्तियों का, या रहेगा आपके डी ये सभी। तो देखिए बालकों को समझने के लिए शिक्षक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप जैसे ही ये पीटीटी पूरी करोगे तो वहां पर आपको क्या होगा, जैसे ही पीटीटी पूरी करोगे तो 2 वर्ष का ये आपके कोर्स होगा बीएड वाला या बीएससी बीएड वाला। तो इसमें यही सिखाया जाएगा, बाल मनोविज्ञान सिखाया जाएगा, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है या नहीं। तो इसका नॉलेज तो बिल्कुल आपको आवश्यक होगा। बालक कैसे सीखता है ये अगर आपने नहीं सीखा तो फिर आप पढ़ोगे कैसे? आपको भाई पता ही नहीं है कि बालक सीखेगा कैसा, तो फिर आप कैसे करोगे? तो बालक कैसे सीखता है ये आपको होना चाहिए कि पहले अगर मान लीजिए कोई पाठ पढ़ा रहे हो आप, तो उससे संबंधित छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए भारत के कुछ इतिहास पढ़ा रहे हो, तो आपको पहले छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भारत कहाँ है, किस जगह है। भूगोल पढ़ा रहे हो तो ये भी आपको दृष्टिकोण होना चाहिए कि इसमें आपके भारत कहाँ है, उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से पूरी दिशाएं बालकों को ज्ञात होनी चाहिए। बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां, यानी बालक की रुचि क्या है, अभी रुचि के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, प्रवृत्तियों के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। चलिए ये सभी इसको बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां क्वेश्चन, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? शिक्षकों को राष्ट्रीय भाषा की अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना, पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करना। शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना के विकास हेतु क्या करना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब दीजिए इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जिससे बालकों में राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। क्या होगा? भावना, राष्ट्रीय भावना का विकास होगा। विरोधी तत्व दमन करना चाहिए। ये देखिए नेगेटिव ऊर्जा आ रही है तो इसको तो आप काट दीजिए। पूरे राष्ट्र में एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करना, इससे दोस्तों राष्ट्रीय भावना की विकास नहीं आएगी। मैं आपको कोई पत्र दे दूं वो पढ़ोगे तो आप कितने दिन मोटिवेट हो सकोगे राष्ट्र के लिए? 2 दिन 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप कोई कार्यक्रम करोगे, वहां पर किसी की कहानी, राजनीतिक क्रांतिकारी वीर योद्धा की कहानियां बताएंगे, राष्ट्र के लिए प्रेरित होंगे, तो उनमें राष्ट्रीय भावना की विकास होगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकता, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, या डी ए और बी दोनों? तो देखिए पाठ्यक्रम निर्माण करोगे तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान रखना चाहिए। अगर उद्देश्य ही ध्यान नहीं रखोगे बच्चों का कि कौन से लेवल है, कैसे पढ़ाना है, उसका विकास किस प्रकार से होगा, कौन कौन से अंगों का किस प्रकार से वो पढ़ाई में निपुण बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। छात्रों की आवश्यकता है रुचियाँ, यानी छात्र मान लीजिए 8वीं क्लास में है तो वो किस प्रकार से महापुरुषों की कहानियां सुनना पसंद करेगा, नाटक की कहानियां पसंद करेगा। ये नहीं कि उसमें कोई जो है वो किसी राजा की वंशावलियां आप शुरू कर दो, ये नहीं होना चाहिए। तो रुचियां भी आवश्यक हैं। तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी, ए और बी दोनों सही रहेगा आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? यहाँ पर वर्ड पकड़िए, मौखिक अभिव्यक्ति। परिचर्चाओं का आयोजन करना, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, अंतरिक्षी का आयोजन करना, या आपका रहेगा डी रहेगा ये सभी। मैंने कहा जब ये सभी या उपयुक्त सभी आता है ना तो एक बार प्रश्न पढ़ जाए, अगर आपको लग जाए कि यहाँ मुझे नहीं निकल रहा है तो 99% उपयुक्त सभी होगा या ये सभी होगा। अब इसमें मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलकर जो अभिव्यक्त करते हैं उसका विकास कैसे होगा? तो परिचर्चाओं आयोजन यानी चर्चा करेंगे तो मौखिक रूप से ही करेंगे, ये तो है नहीं कि पत्र पर लिखकर करेंगे। भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे तो उसमें भी विकास होगा। अंतरिक्षी पर क्या करते हैं? गीत सुनाते हैं, तो ये सभी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, छात्रों को गृह कार्य दिया जाए वह पढ़ाए गए पाठ के आधारित होना चाहिए। पहले पढ़ाए गए पाठ के आधारित ज्ञान को बढ़ाने वाला, ये मैंने एक क्लास लाई थी उसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका दोस्तों आंसर है पढ़ाए गए पाठ पर आधारित होना चाहिए। यानी कोई पाठ अभी पढ़ाया तो उसके गृह कार्य अभी देना है, ये नहीं कि पाठ आज पढ़े और 2 महीने जाके गृह कार्य दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। हमेशा आप सोचिए कि खुद शिक्षक हो तभी सार्थक रूप से कर पाओगे ये। चलिए 11वां क्वेश्चन, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, इस कथन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ये एक आदर्श वाक्य है। भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षकों की कुछ नहीं चलती, ये नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों। ये वास्तविक है क्योंकि शिक्षक आगे चलकर सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए
आपके सामने अंतिम क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, या देश में साक्षरता बढ़ी है, या डी ये सभी। तो 99% क्या कहा गया, उपयुक्त सभी। तो मिलते हैं अगले क्लास में दोस्तों। और किसकी क्लास आई है, कल तक का आपका समय है, कल आप एडमिट कार्ड निकाल दीजिए और आपको अपने भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। लेकिन उससे पहले आपको ये काम जरूर कर देना है। देखिए क्लास अच्छी लगी तो ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेरा उद्देश्य प्रश्न अधिक से अधिक न करवा कर कुछ ऐसी ट्रिक्सें दे देना जिससे आपके प्रश्न अधिकतम हल हो जाए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा सर जी, टेलीग्राम तो हम ज्वाइन कर देंगे, तो इसका फ़ायदा देखिए आपको एक मिलेगा कि पीटीटी जैसे ही आएगा सबसे सटीक आंसर की हम निकालते हैं। मैं नहीं कहता मैं ही निकालता, लेकिन हम ऐसे निकाल देते हैं जिससे आपका जो है वो गलत होने की संभावना कम रहती है। रीट प्री की निकाली थी, 1 लाख से ऊपर विद्यार्थियों ने जाके उसको देखी, आप जाके देख सकते हो। बीएसटीसी के निकाली 30,000 से ऊपर जो है वो विद्यार्थियों ने देखी। तो पीटीटी की आंसर की भी लेकर आ रहे हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं सभी उत्तर टिक लगा के इस टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ये मैं आपको वादा करके जाता हूँ। और भी कोई क्लास सही है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट पड़ा है, कल तक का समय है, कोई ट्रिक्स है सही है, जैसा भी आपके मन में कोई डाउट आए तो मैं आपके लिए सहायता के लिए 100% तत्पर खड़ा हूं। अब आपका कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिएगा। अगर कमेंट नहीं कर सकेंगे तो लाइक ज़रूर करके जाना है। उम्मीद है आपके लिए यह सेशन अच्छा लगेगा रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। आपको अपने भविष्य की उज्जवल शुभकामनाएं एक बार पुनः मैं आरपीजी क्लासेस देता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।